इतनी रात गए, यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा इकलौता बेटा था। अभी अभी अस्पताल से मैं उसकी लाश लेकर आया हूँ। तो दंगाइयों के हाथों? जी नहीं कमांडर साहब, मगर पुलिस कहती है दंगे में मारा गया। तो आपको शक है? जी हाँ, अगर दंगे में मारा गया होता तो मैं औरों के साथ अपना गम बांट लेता, पर इसे तो अपनों ने ही मारा। आप और कह सकते? ठीक है, आप घर जाइए, लाश का दोबारा पोस्टमार्टम करना होगा। मैं आपको कल आकर मिलूंगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई मिस्टर सक्सेना। पहले और दूसरे रिपोर्ट में कोई फर्क नहीं है। मैं जानती हूँ फर्क सिर्फ कारणों का है, लेकिन मैं कारण जानना चाहती हूँ। आपको शायद सिर्फ शक इस बात का है कि नरेंद्र भायखला में आरएनसी बिल्डिंग में काम करता था और आप अंधेरे जन नगर में रहते हैं, लेकिन नरेंद्र की लाश जोगेश्वरी हाईवे पर मिली। सिर्फ यही एक कारण नहीं है कमांडर साहब। पिछले कुछ दिनों से मेरा बेटा बहुत परेशान रहता था। क्या उसे नशे की आदत थी? जी नहीं। वो तो घर पर चाय तक नहीं पीता था। क्या आपने उसकी परेशानी जानने की कोशिश की? जी हाँ कमांडर साहब, रात के वक्त वो बहुत बेचैन हो जाता था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसे बहुत दुख पहुंचाया हो। और एक रात पापा, आप? क्या बात है बेटा? जी इतना परेशान तुम्हें इससे पहले कभी नहीं देखा। क्या बात है? कुछ नहीं पापा। देखो बेटा, मुझे अपना दोस्त समझकर अपनी परेशानी मुझे बता सकते हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद भी कर सकूं। ऐसी कोई बात नहीं है पापा। जरूरत पड़ने पे शायद मैं 1-2 दिन के लिए बाहर जाऊं, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, आपकी सलाह जरूर लूंगा जाने से पहले। कुछ बातें ऐसी हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, शायद इसीलिए थोड़ा परेशान हूं मैं। आप जाइए, आप खाना खा लीजिए, मुझे भी कल ऑफिस जल्दी जाना है। ठीक है। और रोज की तरह सुबह वो ऑफिस चला गया। दोपहर को मैंने वर्तमान पत्रों में पढ़ा कि शहर में कुछ तनाव है। भायखला और नागपड़ा में तनाव कुछ ज्यादा था। ये शुक्रवार 8 जनवरी की बात है। मैंने ऑफिस में फोन किया, मगर फोन की रिंग बजती रही, किसी ने फोन नहीं उठाया। शाम से मैं बेटे का इंतजार कर रहा था। रात हो गई पर वो घर नहीं लौटा। फिर रात को मैंने अंधेरी डीएन नगर पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट लिखवाई। सुबह हुई पर वो घर नहीं आया। आखिर कल रात थाने से एक सिपाही ने आकर मुझे सूचना दी और मैं सीधा आपके पास चला आया। उसका कोई खास दोस्त जिसका वो हमेशा जिक्र करता है? सीमा, जो उसी के ऑफिस में काम करती है। कमांडर साहब, हम तो सोच भी नहीं सकते हैं कि अब नरेंद्र हमारे बीच में नहीं है। क्या ऑफिस में उसका किसी के साथ? जी नहीं, वो तो ऐसा लड़का था जिससे सिर्फ प्यार किया जा सकता था। आप उसे आखिरी बार कब मिली थी? तनाव के दिन ऑफिस 11 बजे बंद हो गया था। हम लोग अक्सर बस या ट्रेन में साथ ट्रैवल करते थे, लेकिन उस दिन बस बंद होने के कारण हम लोग टैक्सी में गए। मैं दादर उतर गई और वो उसी टैक्सी में अंधेरी चला गया। आप निश्चित रूप से कह सकती है कि वो अंधेरी चला गया था? जी हाँ, क्योंकि वो अंधेरी में ही रहता था।
आइए आइए कमांडर साहब। नरेंद्र के बारे में जानकारी चाहता हूँ। किस तरह की जानकारी? हर तरह की। देखिए कमांडर साहब, नरेंद्र हमारे ऑफिस में एक मुलाजिम ही नहीं था, बल्कि हम सबका प्यारा साथी था। उसका इस तरह से चले जाना सारे ऑफिस को सूना कर गया है। उसकी मौत के बाद ऑफिस में कोई काम ठीक से हो ही नहीं रहा। कम से कम मैं तो। हादसे के दिन आप कहाँ थे? मैं भिलाई गया हुआ था। बम्बई कब लौटे? 11 जनवरी की फ्लाइट से। नरेंद्र मेरा पीए होने के कारण अन्य लोगों से ज्यादा करीब था। इतना करीब था कि मैं उसे अपना छोटा भाई मानने लगा था। आप तो अक्सर दौरे पर रहते हैं। आपकी गैरहाजिरी में इतने बड़े ऑफिस का काम कौन संभालता है? गुड मॉर्निंग सर। आओ अविनाश, ये है कमांडर। इन्हें कौन नहीं जानता। वेरी नाइस टू मीट यू सर। कमांडर साहब, ये है अविनाश। मेरी एब्सेंस में सारा काम यही संभालता है। सर जो फाइल आपने मंगवाई थी ये रही। इसे ढूंढने में तुमने बहुत टाइम लगा दिया। आई एम सॉरी सर। यू मे गो। थैंक यू सर। मैं आपके दफ्तर के बाकी सारे लोगों से अकेले में मिलना चाहता हूँ। ओ श्योर, व्हाई नॉट। नरेंद्र कुछ दिनों से परेशान था। ऐसा लगता था उसे साहब का इंतजार था। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? एक दिन वो सीमा से ऐसा ही कुछ कह रहा था कि साहब को जल्दी आ जाना चाहिए। मैंने उससे पूछा, क्यों रे, साहब के बिना मन नहीं लगता क्या? तो उसने क्या कहा? छुट्टी लेनी थी उसे। मैंने कहा जाकर के छोटे साहब से मिल ले। लेकिन उसने छुट्टी के बारे में मुझसे कुछ नहीं कहा था। अगर कहता तो इस हादसे से बच सकता था ये। कौन सा हादसा? आई मीन दंगा। तनाव के दिन ऑफिस कितने बजे बंद हुआ? जी 11 बजे। 11 बजे सबको छुट्टी दे दी गई थी। आखिर में मैं और पांडुरंग गए। ये पांडुरंग कौन? हमारे ऑफिस के चपरासी। लेकिन आजकल वो बीमार है, इसलिए वो 2-3 दिन से ऑफिस नहीं आ रहा। और आप तबीयत सुधारने की ये दवा अच्छी है पांडुरंग। तबीयत खराब हो या अच्छी हो, सूरज डूबने के बाद पांडुरंग हेज करता है साहब। मैं तुमसे जरूरी बातें करने आया था, लेकिन तुम तो सुनने की कंडीशन में नहीं हो। क्या बात करते हो साहब? आप नरेंद्र भैया के बारे में जानना चाहते हो ना? अपने को सब मालूम है। ये सीमा मैम सब है ना, उनके साथ उसका लफड़ा था। अरे ये जूह चौपाटी में कई बार नरेंद्र भैया को देखा है उसका इंतजार करते हुए। क्या तुम्हें लगता था नरेंद्र भैया परेशान थे? हाँ, उसको सांप का इंतजार था। फोन आने पर चीते की तरह झपट कर फोन उठाता था और फिर रख देता था। क्या सिर्फ फोन उठाकर रखता था? कभी कभी सुनता भी था, लेकिन कुछ बोलता नहीं था। तुमने उसे जूह में आखिरी बार कब देखा था? मारने के पहली रात को। ये बात तुमने ऑफिस में किसी से कही? नहीं, ये बाहर की बात है साहब। बाहर की बात ऑफिस में नहीं बोलता और ऑफिस की बात बाहर नहीं बोलता। नरेंद्र के पिता मिस्टर सक्सेना का शक शायद सच है। तो क्या आपको यकीन हो गया कि ये हत्या है? पूरी तरह तो नहीं, लेकिन शक पर यकीन हो गया है। क्या कोई सुराग हाथ लगा? अब तक तो हाथ नहीं लगा, लेकिन लग जाएगा। जोगेश्वरी में ताराबाई चाल को जलाया गया 7 जनवरी की रात को, और भायखला और जोगेश्वरी में कर्फ्यू था 8 जनवरी को दोपहर के बाद। लेकिन लाश मिलती है नरेंद्र की 9 जनवरी रात को, और वो भी जोगेश्वरी हाईवे के पास। अब सवाल यह पैदा होता है, नरेंद्र जोगेश्वरी गया कब और क्यों? देखिए कमांडर, मैं जो कुछ जानती थी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अगर आपको झूठ लग रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं फिर से कहूंगा, तुम झूठ बोल रही हो। Anyway, नरेंद्र को तनख्वाह कितनी मिलती थी? करीब 2000। और तुम्हें?
उतनी ही। इसके अलावा आय का और कोई जरिया? क्या मंथली 2000 तनख्वाह पाने वाला आदमी भाईखला से अंधेरी तक टैक्सी में जाना पसंद करेगा, जबकि सामने भाईखला रेलवे स्टेशन था? मैं नहीं जानती। लेकिन मैं जानता हूं, तुम्हारे और नरेंद्र के बीच बहुत सी गोपनीय बातें होती थी। तुम्हारे ऑफिस में मिस्टर दिलीप से मुझे पता चला कि उस दिन नरेंद्र तुमसे बॉस के जल जाने की बातें कर रहा था। क्या तुम बता सकती हो नरेंद्र को बॉस का, हमें मिस्टर दीक्षित का इंतजार क्यों था? मुझे नहीं मालूम। बाय द वे, ये मिस्टर दीक्षित रहते कहाँ हैं? जी वो गोरेगांव में रहते हैं। क्या नरेंद्र आपके घर अक्सर आ जाया करता था? नरेंद्र को हमारे यहाँ आने जाने से जरा भी रोक टोक नहीं था, पर मेरी जानकारी में शायद वो केवल 2 ही बार आया है। हाँ, एक बार मेरे साथ और एक बार राखी वाले दिन आया था, राखी बंधवाने मुझसे। बड़ा ही प्यारा लड़का था। पहली ही मुलाकात में मुझे दीदी कहने लगा। मैंने कहा ना कमांडर साहब, वो लड़का बड़ा ही भावुक था। क्या आपसे उसका संबंध पैसों की लेन देन से भी था? कभी कभार। वो मेरा पीए था। क्या दफ्तर की कोई ऐसी बात है जो मैनेजर से न कहकर आपसे करना चाहता था? क्योंकि लोगों का कहना है वो आप ही का इंतजार कर रहा था। पता नहीं, मैं भी यही सोचकर हैरान हूँ। हेलो कमांडर साहब, कोई क्लू मिला? नहीं, अभी तक तो नहीं लगा, लेकिन इतना तो पता चल गया वो 8 जनवरी को यहीं कहीं गोरेगांव में था। गोरेगांव में? यस मिस्टर दीक्षित। लेकिन वो तो अंधेरे में रहता था, गोरेगांव में क्या कर रहा था? अरे छोड़िए, ये तो सब मेरा काम है। अच्छा, मैं चलता हूँ। कमांडर साहब, अगर आप खाने पे रुक जाते तो हमें बहुत खुशी होती। जी नहीं, फिर कभी। थैंक यू। अविनाश, यस सर। जो मैंने फाइल्स मंगाई थी वो लेकर आए हो? हाँ जी, लेके आए। चलो ऊपर चलते हैं। अच्छा अच्छा। हेलो इंडियन एयरलाइंस, मुझे एक जानकारी चाहिए। क्या भिलाई से बम्बई के लिए हर रोज फ्लाइट होती है? अच्छा, सोम बुध शुक्र। एक बात बताइए, 11 तारीख की फ्लाइट बम्बई कितने बजे पहुंची थी? क्या उस दिन कोई भी फ्लाइट आई नहीं? थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। दीक्षित ने कहा था वे 11 तारीख को भिलाई से फ्लाइट से बम्बई पहुंचे थे, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी बताती है कि 9 तारीख सुबह से पायलट्स की हड़ताल शुरू हो चुकी थी। इसलिए ना तो कोई फ्लाइट वहां से आई, ना यहां से वहां कोई गई। मतलब मिस्टर दीक्षित 8 तारीख को बम्बई पहुंच चुके थे, तो फिर उन्होंने हमसे झूठ क्यों कहा कि वे 11 तारीख को बम्बई आए थे? देखिए, हमें एयरपोर्ट आरटीओ को मिलना होगा। 8 को लौटूंगा 11 को, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। अब यह मामला व्यक्तिगत नहीं है। 8 जनवरी को भिलाई से बम्बई के लिए आखिरी फ्लाइट आ चुकी थी और आप उसी फ्लाइट से बम्बई आए थे। टैक्सी नंबर MMR 2300 में बैठकर आप गोरेगांव अपने घर आए थे। यह खबर मुझे एयरपोर्ट आरटीओ से मिली है। अब बताइए, नरेंद्र का फोन आपने किस लिए किया? कमांडर साहब, इस रहस्य को और रहस्यमय मत बनाइए। बताइए, मेरे बेटे की हत्या किसने की? अजय दीक्षित। अजय दीक्षित? जी हाँ, अजय दीक्षित।
इस हत्याकांड का मुख्य कारण है मिस्टर अजय दीक्षित। ये हत्यारे को अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन हमेशा हमसे छुपाते रहे। सीमा भी बहुत हद तक जान गई थी। सीमा से पूछताछ करने से मुझे पता चला मिस्टर दीक्षित नरेंद्र को चाहते थे, क्योंकि नरेंद्र एक सीधा साधा सरल युवक था। उसकी कमजोरी थी उसकी भावुकता। नरेंद्र मिस्टर दीक्षित का पीए था। चूंकि मिस्टर दीक्षित हमेशा टूर पर रहते, इसलिए मिस्टर अविनाश वर्मा उनका काम देखते थे। इसलिए नरेंद्र उनका भी पीए हुआ करता था। और एक दिन हेलो अविनाश। हेलो अभी, तुम कब चले गए मुझे पता ही नहीं चला। मैं तो अभी अभी सोकर उठी हूँ। जरा एक मिनट ठहरो। ये जरा फाइल चेक करना। हेलो, अभी सब गड़बड़ हो जाती। क्यों? क्या हुआ? इतनी देर क्यों लगाई? मेरे फोन का नरेंद्र का फोन का पैरेलल लाइन है। अगर गलती से वो फोन उठाता तो सब भांडा फूट जाता था। अरे डार्लिंग, छोड़ो इन बातों को। तुम ये बताओ, आज रात कितने बजे आ रहे हो? रात को 8 बजे के बाद। और सुनो, तुम यहाँ फोन मत किया करो, मैं फोन कर दिया करूँगा। क्यों? क्या हुआ? अजय का कोई फोन आया था क्या? हाँ, भिलाई में है, 5-6 दिन के बाद आएगा। देखो, बाकी सारी बातें रात को होंगी। बाय। क्या वो नरेंद्र? किसका फोन था? अगर तुम जानना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ रुकना होगा। समझ में नहीं आ रहा है सीमा कि मैं क्या करूं। तुम पागल हो गए हो। अरे बी प्रैक्टिकल यार। बॉस को सब बताने से क्या बॉस तुम्हें गले से लगाने वाले हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम इतनी छोटी सी बात को लेकर इतने परेशान क्यों हो? ये छोटी सी बात है? हाँ, छोटी है, बहुत छोटी बात है। देखो, अगर ये तुम्हारे साथ या मेरे साथ हुई होती ना तो बड़ी बात होती। अरे ये बड़े लोग हैं, इनके लिए ये सब मामूली बातें हैं। सीमा, ये तुम कह रही हो? इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। प्लीज रिलैक्स। या तो मैं अपने आप को मार डालूंगा या फिर उन दोनों को खत्म कर दूंगा। क्यों? किस लिए? बॉस लगते क्या है तुम्हारे? किसके लिए अपने आप को बर्बाद करोगे? हाँ? सीमा, तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी। चलो घर। नरेंद्र सीमा से नाराज। हादसे के दिन तनाव के कारण ऑफिस जल्दी बंद किया गया। घर जाने के लिए नरेंद्र टैक्सी में बैठा। सीमा नरेंद्र का तेवर जान गई। दौड़कर वो भी टैक्सी में बैठ गई। उसने नरेंद्र को समझाने की कोशिश की, मगर उसने नहीं मानी। सीमा को घर छोड़कर नरेंद्र सीधा गोरेगांव चला गया। उसके बाद क्या हुआ ये मिस्टर दीक्षित खुद ही बताएंगे, जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। मैं 10-12 दिन के लिए ऑफिशियल काम से भिलाई गया हुआ था, लेकिन मेरा काम वहां जल्दी खत्म हो गया। मैंने सोचा क्यों ना अपनी बीवी को सरप्राइज दूं, इसलिए मैं 8 जनवरी को ही बॉम्बे वापस लौटा। साहब, आप जल्दी आ गए? काम खत्म हो गया इसलिए जल्दी आ गया हूँ। अच्छा, वो आ गए साहब। गांव से खत आया है, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। तो ठीक है, तुम आज रात की गाड़ी से चले जाओ। मेन साहब तो घर में नहीं है। कहाँ गई हैं? पता नहीं साहब। जब मैं घर पहुंचा तो घर में कोई नहीं था। कविता शायद कहीं बाहर गई हुई थी। मैं जाकर अपने बेडरूम में छुप गया। फिर उसके बाद अरे नरेंद्र, तुम? हाँ, मैं। क्यों? कुछ नहीं, आओ भीतर आओ। ऐसा क्या जरूरी काम पड़ा था जो तुम इस वक्त यहाँ चले आए? मुझे मालूम है इस समय आप किसका इंतजार कर रही हैं, मिसेस दीक्षित। मिसेस दीक्षित? हाँ, दीदी जैसा पवित्र शब्द आप पर नहीं खाता। तुम कहना क्या चाहते हो? अभी भी समय है, ये घिनौना खेल खत्म कर दीजिए। कौन सा खेल?
वही खेल जो अब अविनाश के साथ खेल रही है। मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है। यही खेल जिसका आप बेताबी से इंतजार कर रही थी। आइए आइए मिस्टर अविनाश। अरे तुम यहाँ? हाँ, मैं आज तुम्हारा ये खेल खत्म करने आया हूं। नरेंद्र, तुम ये मत भूलो कि इस वक्त तुम मेरे घर में हो। और आप भी ये मत भूलिए मिसेस दीक्षित कि ये घर आपका नहीं है, बल्कि मिस्टर अजय दीक्षित का है। नरेंद्र, अगर चाहूं तो ये हाथ तोड़ भी सकता हूं। ये क्या पागलपन है नरेंद्र, छोड़ दो उसे। खबरदार! साहब को दोस्त कहते हो और साहब से गद्दारी करते हो। देखो नरेंद्र, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। हम दोनों तो शट अप! साहब को आने दो, मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा। इस पूरे इलाके में कल सुबह 6 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले। ऐसा न करने पर जान माल के नुकसान की जिम्मेदारी सरकार पर नहीं होगी। ये तो मर गया। अब क्या करें? अब ये क्या करे रवि? ये तो कब का मर चुका है। इस वक्त शहर में दंगा चल रहा है। इसकी लाश पर चाकू के वार करके कहीं फेंक देते हैं। लोग समझ रहे हैं दंगे में मर गया। कविता और अविनाश के संबंधों के बारे में जानकर मैं आग बबूला उठा। मैं उसे उसी वक्त मार देता, लेकिन मेरे करोड़ों रुपए की ब्लैक मनी का हिसाब सिर्फ अविनाश जानता था और मेरे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट इसके पास थे जिन्हें उसे मारने से पहले हासिल करना बहुत जरूरी था। सुबह कर्फ्यू उठते ही ये लोग नरेंद्र की लाश को गाड़ी में डालकर ले गए। मैं भी मौके का फायदा उठाकर वहां से निकल पड़ा और 3 दिन होटल में रहने के पश्चात 11 जनवरी को घर वापस आ गए। मिस्टर दीक्षित ने बात मुझसे छिपाई इसलिए कि उन्हें डर था कहीं खून का इल्जाम इन पर ना आ जाए, क्योंकि खून इनके घर भी हुआ था। देखिए, यस सर। इन दोनों को पुलिस के हवाले कर दो।